है। ठीक है, एजेंसी एक्सप्रेस तरीके से बनती है सर, इम्प्लाइड तरीके से बनती है, एजेंसी नेसेसिटी से बनती है। इम्प्लाइड वे में एक तो एजेंसी बाय ईस्टॉपल होता है, एक एजेंसी बाय नेसेसिटी होता है, फिर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। इन सब में एक लाइन जो नोट था वो पढ़ना रह गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल हम लोग ये एक पॉइंट कवर करना रह गया था, क्या कि सर जो एजेंसी बाय ईस्टॉपल है, या 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 फिर एक, इसको बेहतर ऐसे समझें कि एक प्रिंसिपल ने एक एजेंट को जो भी अथॉरिटी दी है, ठीक है, वो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है प्राइवेटली। वो उसको प्राइवेटली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। जो भी अथॉरिटी एक बार दे दी, फिर उसमें प्राइवेट रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता कि पहले तो अथॉरिटी दे दी, बाद में उसमें थोड़ा सा कमी पेशी कर रहा है। कैसे? देखो इस नोट को पढ़ते हैं। अ प्रिंसिपल कैन नॉट प्राइवेटली रिवोक और रेस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी ऑफ हिज एजेंट विच ही हैज अलाउड इन पब्लिक। कहने का मतलब कि सर मान लीजिए प्रिंसिपल ने एजेंट को 200 बोरी गेहूं सबके सामने बोला ये तू बेचेगा मेरे बिहाफ पे, पब्लिकली उसने ये बात बोल दी कि यू आर माय एजेंट, यू विल बी सेलिंग दिस 200 बैग्स ऑफ व्हीट ऑन माय बिहाफ। ओके सर। सर अब अलग से जाके ये नहीं बोल सकता, या कभी भविष्य में ये नहीं बोल सकता यार देख तेरे से बिकेंगे नहीं बिकेंगे, तू 100 बेच, 100 मैं किसी और को दे देता हूँ। ठीक है। अब जिसने पब्लिकली मान लो एक्स वाई जेड देखा हो, उनको तो यही पता होगा ना कि ए को पूरी 200 बोरी गेहूं बेचने का राइट मिला हुआ, वो एजेंसी मिली हुई है, तो वो तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेंगे। उनको थोड़ी पता बैक एंड में इसमें से कोई रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, 200 की बजाय 100 कर दिया है। तो सर एक बार आपने जो पब्लिक अथॉरिटी दे दी, आप उसको प्राइवेटली रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, या फिर रिवोक नहीं कर सकते कि नहीं नहीं अब तेरी एजेंसी खत्म। प्राइवेटली नहीं करना है, मतलब एक तरीके से प्राइवेटली नॉट द रिवोक न रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी ऑफ हिज एजेंट विच ही इज अलाउड इन पब्लिक। ठीक है। प्राइवेटली आपने किसी को ऑथराइज किया है, कमरे में केवल आप और वही हैं, ठीक है, तो फिर बात अलग है। लेकिन है ना, आपने एक बार एजेंट को जो पब्लिकली दे, जो एजेंसी का काम सौंप दिया, वो प्राइवेट में रेस्ट्रिक्ट या रिवोक नहीं करना है। ठीक है, फिर रिवोक करना है तो फिर पब्लिकली करो। चलिए, ये इतनी सी बात कल रह गई थी। फिर आज अपने को स्टार्ट करना है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। दक्ष अग्रवाल, एम आई राइट? यहीं से स्टार्ट करना है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। यस सर। कि सर एक एजेंट की किस हद तक काम करने की अथॉरिटी होती है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। वो किस हद तक एजेंट ऑथराइज्ड होता है इनके बिहाफ पे काम करने के लिए। इस एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है कि सर हर एक के पहले, हाँ सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन है, कुछ भी उठा के आ जाता है। तो चलिए एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी अपन पढ़ना चालू करते हैं। तीन पार्ट्स में है कि सर एजेंट्स अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ठीक है, और एजेंट, ये दो पार्ट्स में है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, और इमरजेंसी में एजेंट की अथॉरिटी, मैंने आपको कहा ना इमरजेंसी सिचुएशन में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन दो तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एजेंट की अथॉरिटी 188 और इमरजेंसी में 189। पढ़ना स्टार्ट कर भाई दक्ष अग्रवाल, और उससे पहले सब जने अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो। कनव, ऋचा जी, एंसल जी, श्रुति जी, अपने अपने वीडियोस ऑन ही रखना, बंद ना करोगे, सुया करनावट। ठीक है। चलिए, दक्ष अग्रवाल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एजेंट की कैसे अथॉरिटी होती है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Agent's authority in normal circumstances, Section 188. An agent who has authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act or is usually done in the course of conducting such business. Example: A appoints B as his agent to carry on his business of a shipbuilder. B may purchase timber and other materials and hire workmen for the purpose of carrying the business. ठीक है, सिंपल सी बात है कि सर किसी प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम करना सौंपा है, ठीक है सर, तो एजेंट को वो काम करने के लिए जो भी नेसेसरी लॉफुल चीजें हैं, जो कि उस काम को करने के लिए नेसेसरी हैं, वो सब करने की अथॉरिटी मिलेगी। या तो ये कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को जो भी काम सौंपा है उसको करने के लिए
जो भी नेसेसरी लॉफुल एक्टिविटीज हैं, अननेसेसरी एक्टिविटी हुई वो नहीं करने की अथॉरिटी है, लॉफुल नहीं और इलीगल वे में वो कर रहा है, वो करने के लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट नहीं किया। कैसे कि सर मान लो हमारे दक्ष अग्रवाल को कोई काम कराना था, उसने कनव को अपॉइंट कर दिया अपना एजेंट कि सरकारी डिपार्टमेंट में मेरा ये काम करा के आ जा, मैं तेरे को है ना इस बात के लिए पैसे दूंगा, ठीक है। कनव जाता है सरकारी डिपार्टमेंट में, और कनव तो मन में यही मान के चलता है सरकार में जो है वो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल बिना पैसे के हिलती नहीं है, तो जाके पैसे पकड़ा के काम कराने लग जाता है। सर इस चीज के लिए थोड़ी ना, ये क्या लॉफुल एक्टिविटी से काम करा रहा है ये एजेंसी का? नहीं सर, लॉफुली नहीं करा रहा है। तो फिर ना, ये ऐसे कामों के लिए नहीं है। आपको प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी नहीं दी है, ठीक है, ये इस पे नहीं मर सकता कि कल को है ना मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं तो इनके बिहाफ पे कर रहा हूँ इस वजह से, ना 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 ना। प्रिंसिपल ने एजेंट को बस ये बोला, जाके सरकारी विभाग से मेरी ये फाइल जो है इसमें इसमें बिल्डिंग परमिशन लेके आ, जो मैंने प्लॉट खरीदा है उसमें बिल्डिंग परमिशन। अब वो जाके उस इसका इसके लिए उसको हर अथॉरिटी मिलेगी कि जाके वो रिप्रेजेंट कर सकता है प्रिंसिपल को सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी अथॉरिटीज के पास में। सर जो भी नेसेसरी लॉफुल फीस भरनी है, बिल्डिंग चार्जेस भरने हैं कि बिल्डिंग में परमिशन चार्जेस होते हैं वो भरने हैं, वो सारे ये भर सकता है। सर अनलॉफुल चीजों के लिए इसको कोई डायरेक्टली उस दायरे में कर सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो सर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम सौंपा है, तो एजेंट हैज द अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एन एक्ट, जो भी उसको सौंपा गया है। और अब सेकंड पार्ट, और इज यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। कि सर या फिर जो उस काम को कर जो बिजनेस प्रिंसिपल ने एजेंट को सौंपा है, उसमें जो भी काम करने के लिए जिस तरीके से किया जाता है वैसा करने के लिए मान लिया जाएगा इसको अथॉरिटी। जैसे कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि सर ये मेरा जो बिल्डिंग है इसके ऊपर एक सोलर का मान लो 50 किलोवाट का प्लांट लगाना है। सोलर वो प्लेटें होती है ना जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है की। तो सर अब इसका मतलब 50 किलोवाट के लिए एक तो आदमी लगाए 10 किलोवाट का प्लांट, सोलर प्लांट, एक वो लगा रहा है 50 किलोवाट का सोलर प्लांट, दोनों में फर्क होता है ना, ये भारी चीज है। यस सर। तो सर इसके लिए स्ट्रक्चर भी तो मजबूत वाला खड़ा करना पड़ेगा, 10 किलोवाट वाले पे टिकाओगे तो वो उड़ जाएगा कभी भी, ठीक है। तो सर ऑटोमेटिकली उस काम को करने का जो तरीका है उस बिजनेस का, उसके लिए अथॉरिटी सारी मिल जाती है, ठीक है। या तो उस काम को करने के लिए जो भी नेसेसरी बातें हैं, या जिस तरीके से वो बिजनेस होता है उस तरीके से जो काम भी करना है उसके लिए वो जरूरी बात है। मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला तेरे को मेरे बिहाफ पे 200 शर्ट्स इस तरीके 200 शर्ट्स ये क्वालिटी की तैयार करानी है। तब उस शर्ट्स को तैयार कराने के लिए सर जिस तरीके का कपड़ा खरीदना है वो अथॉरिटी मिल जाएगी, जिस तरीके जिसको सिलाई के लिए देना है सर, जो उसमें बटन्स और जो 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 काम सर उस कपड़े को तैयार करने से पहले, मतलब शर्ट्स बनाने से पहले एक पर्टिकुलर वे में प्रोसेसिंग करानी होती है, वो भी नहीं लिखा है तो भी इसको अथॉरिटी मिल जाएगी क्योंकि वो बिजनेस उसी तरीके से होता है। तो सर या तो जो भी जरूरी काम है लॉफुल तरीके से करने की अथॉरिटी, या उस बिजनेस को करने के लिए जो भी जरूरी बातें जो यूजुअली किया जाता है वो सारी अथॉरिटी एजेंट को चाहे नहीं भी लिखी हुई हो मिल जाती है। जैसे कि ए ने एजेंट को अपॉइंट किया गया शिप बिल्डिंग के लिए, तो लकड़ी खरीदने की, दूसरी सामान खरीदने की, वर्कमैन हायर करने की, इन सब शिप को बनाने के लिए ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सेकंड, लेट्स कम टू एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहती है, एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। 1 मिनट रुकना भी।
हाँ जी, वापस आ जाइए। तो एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। In an emergency, agent can do all such acts for the purpose of protecting his principal from the laws as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. सर, करीब करीब बातें वही हो गई जो एजेंसी बाय नेसेसिटी वाली थी ना, कि सर बीच में ट्रक खराब हो गया था। सर वहां पर तो एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट हो रही थी, वहां किसी को एजेंट बनाया नहीं गया था। ध्यान करना, सब जने सुन रहे हो? कनव, दक्ष अग्रवाल, एंसल, रिचा, यस, सुया, श्रुति। सर वहां हमने किसी को एजेंट अपॉइंट नहीं किया था, वहां हमने किसी को एजेंट अपॉइंट नहीं किया था। लेकिन सर नेसेसिटी से ड्राइवर ने एजेंट जैसे काम कर दिया मालिक को लॉस से बचाने के लिए, तो यार एजेंसी बाय नेसेसिटी हो गया वो। लेकिन यहां पर हमने एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है विद लिमिटेड पावर्स, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उसको वो सारी पावर्स मिल जाएंगी जो अपने मालिक को लॉस से बचाने के लिए, अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए करनी पड़ेंगी, जैसा कि वो इन द सेम सर्कमस्टेंसेस, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, अपने खुद के केस में खुद को लॉस से बचाने के लिए वैसे ही एक्ट करता है जैसे अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस ने एक्ट करता है। तो सर यहां पर एजेंट अपॉइंट हुआ है, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में सर एजेंट की अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इमरजेंसी की सिचुएशन में वो सारे काम कर सकता है विच अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस would do in his own case in the similar circumstances to protect himself from losses। वो सारे काम करने की इसको अथॉरिटी मिल जाएगी। वापस पढ़ो। In an emergency, agent can do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। ठीक है, क्या ये बात समझ में कि सर नेसेसिटी वाले में तो एजेंट अपॉइंट ही नहीं किया होता है, वो बन जाता है तो भी हम मान लेते हैं हाँ बन गया, इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड एजेंसी मिल गई, बचा मेरे को मेरे लॉस को, ठीक है, हर वो काम जिससे तू करेगा मैं बाइंड हो जाऊंगा। जबकि इधर एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, बस उसकी पावर्स में इजाफा हो जाता है। ठीक है, इजाफा मतलब इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो अब एक वैलिड एजेंसी इमरजेंसी के केस में बनाने के लिए, वैलिड एजेंसी इमरजेंसी के केस में बनाने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। सर ये बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर वन क्या? दक्ष अग्रवाल एक एक पॉइंट पढ़ता जाओ और मेरे को समझाने के लिए पॉज देना। Okay, sir. Agent not in position or have any opportunity to communicate with principal within the time available. ठीक है सर, जो एजेंट है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, ध्यान रखना ये बहुत बड़ी बात है। एजेंट इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो एजेंट का पहला धर्म क्या होता है? एजेंट का पहला धर्म होता है कि वो प्रिंसिपल से संपर्क करे, उसको बताए साहब ऐसी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना है आपके बिहाफ पे। यदि प्रिंसिपल से संपर्क हो गया और उसने गाइड कर दिया देख ऐसे ऐसे कर दे, तब तो उसकी बात ही फॉलो करनी है। यस, ठीक है। तब फिर इमरजेंसी वाले पावर्स एजेंट को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो डायरेक्शन ले रहा है और उसके डायरेक्शन से के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं, एजेंसी के लिए जरूरी बातें क्या होती हैं कि सर प्रिंसिपल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एजेंट इमरजेंसी में एजेंट की पावर्स इंक्रीज होने के लिए जरूरी बातें क्या होती है कि सर प्रिंसिपल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब मिलेंगी। टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन इमरजेंसी, Number one, agent is not in a position have any opportunity to communicate with the principal within the time available। टाइम ऐसा है कहीं आग लग गई है, या टाइम ऐसा है कि आइसक्रीम पिघल के गिर रही है, ठीक है, तो और वो संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस जगह ट्रक खड़ा है उस जगह मान लो मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है, तो अब क्या वो संपर्क कर पाएगा? नहीं सर। मान लो सेकंड सिचुएशन, मान लो वहां पर है ना जहां पर ट्रक बीच में खड़ा हो गया, एजेंट को बोला था तू मेरे ब्याह पे आइसक्रीम बेच के आ, ठीक है, एजेंट अपॉइंट भी किया था। मान लो जहां पर ट्रक खड़ा था सर वहां पर तो नेटवर्क है, लेकिन प्रिंसिपल घूमने गया हुआ है विदेश, विदेश में उसके फोन से एकदम से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो फिर सर ये दोनों सिचुएशन में वाले पॉइंट्स लग जाएंगे ना? ये सर मिदुष मोदी बोल क्या हुआ?
तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि एकदम ऑन द स्पॉट उसे डिसीजन लेना हाँ, पड़ेगा तो और उसके पास टाइम नहीं है। वो ही तो बात है कि सर या तो एजेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्रिंसिपल से संपर्क कर सके, टाइम ही नहीं है इतना, या फिर अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है कम्युनिकेट करने की, या तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, इतना शॉर्ट टाइम में विद इन 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि आप बात करने लग गए ना और समझाने लग गए, जितने वो बोलते हैं ना, चिड़िया खेत चुग जाएगी। हैव यू हर्ड दिस सेइंग? तो चिड़िया खेत चुग जाएगी, इतना टाइम नहीं है तो, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क रीजनेबल टाइम पीरियड में, टाइम जो अवेलेबल है उसमें आप संपर्क करके उनसे डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एजेंसी इन इमरजेंसी वाले प्रोविजंस लागू होंगे। सेकंड, पढ़ भाई। Actual and definite commercial necessity for the agent to act promptly. सर सही में, एक्चुअल में और डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी है कि एजेंट बिजली की गोली की स्पीड से काम करे, एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली। ठीक है, सही में वैसी बात है, आप उसको एग्जैगरेट करके वैसा बना रहे हो ऐसा नहीं, या फिर वैसी सिचुएशन नहीं है तो फिर ये एजेंसी इन इमरजेंसी वाली सिचुएशन काम नहीं आएगी, ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। थर्ड, Agent should have acted bona fide and for the benefit of the principal. ठीक है, एजेंट ने इस प्रोविजन का फायदा अपने खुद के या कहीं सांठ गांठ में किसी को सस्ता माल दिलाने के लिए नहीं कर दिया हो, या अपने प्रिंसिपल से को शैंडी लगाना मतलब नुकसान करने में नहीं, यूज ले लिया हो। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल के लिए इन्वोक कर रहा हो कि मैंने प्रिंसिपल का ये माल, रेफ्रिजरेटेड ट्रक खराब हो गया है, इसका नहीं बेचा तो पूरा पैसा खराब हो जाएगा, बेहतर है 10, 20, 30% डिस्काउंट में आइसक्रीम बेच दो, लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे, पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड। अच्छा, बोनाफाइड का ये मतलब है, एक और मतलब निकल सकता है कि सर है ना, मान लो दो जने उस रेफ्रिजरेटेड ट्रक का सामान खरीदने के लिए आए, मतलब पहले से ही पूछ के बेच दिया, हाँ चल ले जा। दूसरा उसको हो सकता है बेटर वैल्यू दे सकता हो, तो सर उसको यदि टाइम परमिट कर रहा है तो दूसरे से भी पूछ के फाइनल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हाय हाय हाई इमरजेंसी करके और ऐसे भेज दिया, या फिर किसी के साथ इमरजेंसी प्रोविजंस लागू करवा के सांठ गांठ करके भेज दिया। नहीं सर, तो फिर वो बोनाफाइड वे में नहीं भेज रहा है। मोदी साहब बोलिए। सर अगर डायरेक्शंस मिले हैं लेकिन उसको एक बेटर वे मिला उसके बाद, हम्म। कुछ का वो सेल करने का गुड्स का, या फिर हाँ ज्यादा कॉस्टली वे में मिला तो जिससे उसे और प्रॉफिट हो, तो फिर वो ऐसा कर सकता है कि उसे डायरेक्शन ही फॉलो सर, करना यदि है। डायरेक्शन मिले इसका मतलब संपर्क हो पा रहा है। यस सर, संपर्क हो पा रहा है तो आधा सेकंड निकाल के यदि सिचुएशन है तो आप और बेहतर कर सकते हैं तो बात कर लीजिए, और नहीं तो और बेहतर कर सकते हो कि सर इसकी बजाय इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे ये लगा, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन टाइम भी शॉर्ट था और देखो आपने जो बोला तो इसमें इतना पैसा बचता है, नहीं तो ज्यादा बचा लिया मैंने। ठीक है, तो फिर इट इज बोनाफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो तू पूछ रहा है ना, वो कभी एग्जाम में आएगा नहीं कुछ। ठीक है, कि सर डायरेक्शन भी मिल गए और सर फिर बाद में अपने मन की भी कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन मिल गए तो जनरल रूल होता है वो फॉलो करो। हाँ, एक्सेप्शनली आपको और बेटर तरीका मिल गया है ड्यू टू सम चेंज इन सर्कमस्टांसेस, तो एक अलग बात है, फिर जब डायरेक्शन के लिए फोन कर सकते हो फिर तो उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टांसेस। कि सर सबसे ज्यादा उस परिस्थिति को देखते हुए जो सबसे रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल कोर्स था वो अडॉप्ट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सबसे सही हो, प्रैक्टिकेबल वो जो भी लगता हो वो उसने कर लिया। ठीक है, एंड लास्ट, द एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल एंड विच आर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर वो माल जो है ना, वो एजेंट के पोजेशन में होना चाहिए। द एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल एंड विच आर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो वो उनके बारे में इमरजेंसी में डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, एक और इमरजेंसी सिचुएशन, सर ये बात अपन ने पार्टनरशिप में ये वाला एग्जांपल पढ़ा हुआ है कि सर मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपने यहाँ पे जीन्स बेचने का बोला था, 500 रुपये से कम में नहीं बेचने की थी। एजेंट को पता पड़ गया सर इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, 3 दिन के अंदर अंदर चाइनीज जीन्स आके डंप हो जाएगी जिसकी एमआरपी ही 200 रुपये है।
तो कोई 500 वाली जीन्स क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो उसने इमरजेंसी सिचुएशन मानते हुए संपर्क किया, बताया, बेचा, ठीक है, कि सर सस्ते में बेच दो नहीं तो हो जाएगी तकलीफ। ऐसा करके अपने मालिक को बचाया कि जब 500 नहीं सर 350 400 में भी बेच दो, नहीं तो एक बार 3 दिन में माल आ गया तो आपका माल कोई नहीं खरीदेगा। तो ये बोनाफाइडली अपने उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गुड्स के पोजेशन में है जो प्रिंसिपल का है और जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उन गुड्स के पोजेशन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए दक्ष अग्रवाल बोलिए क्या हुआ? सर इसमें बोला कि द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड दी मतलब जो भी बेस्ट प्लान हो सकता है वो जो सबसे डिसीजन लेने। रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल का बैलेंस होना, इम्प्रैक्टिकल वे में ना करना। अब मान लो बट आप, सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है सर, ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक खराब हो गया, अंदर आइसक्रीम भरी हुई थी। सर ट्रक में इतना माल था कि उसको है ना एक एक रिटेल करना पॉसिबल नहीं था। तो प्रैक्टिकेबल और रीजनेबल वे क्या होता कि सर आसपास की दुकान वालों को, जो 10 दुकान वाले हैं उनको माल बेच दो, या फिर आसपास कोई बड़ा डीलर मिल गया उसको सस्ते में माल बेच दो। लेकिन दक्ष अग्रवाल डिसाइड करता है नहीं यार मेरे मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसे कैसे, तो मैं तो एक एक गांव वालों को बुला के और एक एक आइसक्रीम बेच दूंगा। इज इट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल टू ट्रक लोड माल को इस तरीके से कंज्यूम कर लेना? नहीं सर। तो जो रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल वे है वो, तीसरा रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल वे ये होता कि यदि ट्रक अगले 1 घंटे में वापस, मान लो कहीं से रेफ्रिजरेशन गैस लीक हो गई है, वो वापस बुलवाएंगे तो आसपास कहीं कुछ फैसिलिटी है तो वो ट्राई करने का समय है तो जरूर करना चाहिए उसको। ठीक है, भले ही 100 200 500 1000 रुपए गैस ज्यादा महंगी लग जावे, बट रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल ये है कि यदि गैस वापस उसमें रिफिल कराई जा सके रेफ्रिजरेशन की, वो भी कोशिश करते हैं। वॉट एवर द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल का बैलेंस है वो करे, ये उसका एक मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो है। अब तेरा डाउट बोल, अब क्या है? सर मेरा ये डाउट है कई बार अपन इमरजेंसी सिचुएशंस में बेस्ट ऑप्शन नहीं लेते, हाँ तो उस केस में एजेंट ये नहीं बोल सकता, मतलब आप समझ लो अपने ऊपर प्रेशर रहता है, तो उस केस में मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं होगा थोड़ा? हाँ, सब्जेक्टिव है, ये नॉट अ प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव है तभी तो सर तेरे हिसाब से रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल सिचुएशन 1 करना होएगा, किसी और के हिसाब से रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल सिचुएशन 2 होएगा। ठीक है, तो दिस तो इज फिर उस डेफिनेटली सब्जेक्टिव, बट यू नीड टू हैव, आपको जो भी आप बोल रहे हो उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए जो भी आपने किया, कि सर उस सिचुएशन में रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल ये ही था। ठीक है, ना तो रेफ्रिजरेशन का टाइम था, गैस भराते हम चांस लेते वापस लीक हो जाती, ना ही आसपास खपाने का टाइम था। हमको रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल यही लगा आसपास 5 दुकानों में डंप कर दें, यहाँ किसी भी तरह के जो उस कंपनी का डीलर है या दूसरी कॉम्पिटिटिव कंपनी का डीलर है उसके पास डंप कर दें। हमें तो यही, यू नीड टू सेटिस्फाई why you have gone with that reasonable and practicable way. If you are having that मतलब if you are having logical way, not a problem. This is always a matter of debate. ठीक है, कि नहीं ये था वो होता, बट जो भी रीजनेबल और सबसे प्रैक्टिकेबल वे उसको उसके पास था उसने किया। ठीक है, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यदि अदरवाइज इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं सर ये भी था और ऐसा भी कर सकता था, तो सर अपने को तो यही लिखना है जैसे अपन लिखते हैं ना कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड। मैंने तुमको कितनी बार पढ़ाया हुआ है कि सर रीजनेबल टाइम पीरियड की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है। किसी केस के लिए रीजनेबल टाइम पीरियड अगले 5 मिनट होंगे, किसी केस के लिए रीजनेबल टाइम पीरियड अगले 2 महीने होंगे, 5 मिनट और 2 महीने। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, वही तो बोल रहा हूँ जो सबसे रीजनेबल और प्रैक्टिकल, अगेन वर्ड रीजनेबल। तो सर ये तो डिप्लोमेटिक आंसर ही होगा इसका, इतना क्यों परेशान हो रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं है। ठीक है सर। है ना, पहले भी तो पढ़े अपन रीजनेबल क्या होता है सर, केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा। ठीक है, तो सर ठीक है सर। भूल गया था, द एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये बातें जरूरी हैं। बात समझ गए? बोलो यस और नो। यस सर। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देखो जी, सब एजेंट की बात करें और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की यदि अपन बात करें तो सर ऐसी एक सिचुएशन है कि सर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया अपना काम करने के लिए, एजेंट अपना एक फर्दर एजेंट अपॉइंट कर रहा है अपना काम, इसने वही काम जो प्रिंसिपल से मिला था उसको करने के लिए सब एजेंट अपॉइंट कर रहा है। सर ये बेसिकली ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर डिटेल्स अपन अभी पढ़ेंगे कि किन किन सिचुएशंस में ऐसा किया जा सकता है, कर लिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो सब अपने को अपना पढ़ना है। सब एजेंट इज कनेक्टेड टू एजेंट नॉट टू प्रिंसिपल, ठीक है। हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सब एजेंट एंड द प्रिंसिपल? सर एजेंट, ठीक है सर। एजेंट ने कुछ भी गड़बड़ किया, प्रिंसिपल किसका गला पकड़ेगा? सर प्रिंसिपल एजेंट का ही गला पकड़ सकता है, वो इसका नहीं पकड़ सकता है। सब एजेंट को एजेंट ने काम करने का पैसा नहीं दिया तो सब एजेंट प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है क्या? नहीं सर, वो भी एजेंट को ही। क्यों? आंसर कोई बताएगा? चाहे प्रिंसिपल हो, मतलब क्यों ऐसा? बिकॉज देर इज डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और सब एजेंट इसके बीच में है। ना तो ये इसको रेस्पॉन्सिबल बना पाएगा, ना ये इसको किस हद तक इसको गला पकड़ना है तो एजेंट का पकड़ेगा, ठीक है। तो डिटेल्स अभी देखनी है। मेजर मेजर बात ये है कि सर सब एजेंट को नहीं अपॉइंट करना चाहिए। अब सर एक बात बताओ, सब एजेंट जो है, सब एजेंट जो है वो कई बार प्रिंसिपल की अथॉरिटी से भी अपॉइंट होता है। सब एजेंट प्रिंसिपल की अथॉरिटी लेके अपॉइंट होता है, तब कितना लीगल और वैलिड है उसको अपॉइंट करना? सर ये सब बातें हैं, आओ एक बार इसको यहीं से पढ़ते हैं। सब एजेंट इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एंड एक्ट्स अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल एजेंट। बताया था ना, प्रिंसिपल एजेंट सब एजेंट, तो ओरिजिनल एजेंट के अंडर काम करता है और कंट्रोल में काम करता है। रूल्स ऑफ सब एजेंट works under control and directions of agent. Agent delegates a part of his own duties to sub agent. अपनी इसको जो खुद की ड्यूटीज होती हैं वो सब एजेंट को दे देता है। नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। ये और ये दोनों तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट और सब एजेंट के बीच में। तो सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द एजेंट ओनली। सर ये अपने कामों के लिए किसको जवाबदेह है? सब एजेंट, सर एजेंट को ही है, प्रिंसिपल को नहीं है। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। ये पर्सन का गला पकड़ा जाएगा इसके सारे कामों के लिए प्रिंसिपल के द्वारा, एजेंट को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। एंड सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन ड्यू टू। इसको रेम्यूनरेशन दिया ही नहीं एजेंट ने, क्या ये प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है? नहीं सर, ये आपस में एक दूसरे को, ठीक है, के ऊपर केस करेंगे। ओके, सब एजेंट का मोटा माटी पता पड़ गया? यस सर। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। सब एजेंट पढ़ भाई, सब एजेंट। Sub agency occurs when an agent is appointed. Agent appoints another agent. Can an agent delegate his authority? The general rule is that an agent cannot further appoint an agent, which is delegatus non potest delegere. In the governing rule, it means a delegatee cannot further delegate. Section 190 of the Indian Contract Act states an agent cannot lawfully employ another to perform act which has expressly or impliedly undertaken to perform personally. which An he agent has cannot which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. सर यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को ये कहते हुए सौंपा है कि सर आप ही को काम करना है, पर्सनली देखना है इस काम को, ठीक है, तो क्या वो उस काम को डेलीगेट करना चाहिए उसको? नहीं सर। जैसे एमएफ हुसैन को पेंटिंग बनाने के लिए बोला, नहीं सर, उसको किसी और को फर्दर डेलीगेट नहीं कर देना है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेड था एज पर द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि वो काम पर्सनली करे। तो जनरल रूल क्या है? एजेंट कैनॉट फर्दर अपॉइंट एन एजेंट सब एजेंट, ठीक है।
डेलीगेटर्स, जिसको अपन ने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की है, प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी एजेंट को डेलीगेट करी है या नहीं करी है कि मेरे बिहाफ पे तू मुझे रिप्रेजेंट कर और ये काम कर गया। तो जो डेलीगेटर्स है, जिसको हमने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की है, ही कैन नॉट फर्दर डेलीगेट नॉन पोटेस्टेड डेलीगेयर। ये भी लीगल मैक्सिम है, डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब वो समय आ गया है कि अब डायरेक्ट लीगल मैक्सिम से आपके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाए। सो डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्टेड डेलीगेट, जिसको अपन ने इट मींस अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। ठीक है सर। एजेंट cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally। ठीक है, जो खुद ने पर्सनल, अब देखो मैंने एक, मेरे बिहाफ पे आई एम एन आर्किटेक्ट, मैंने किसी को अपने एजेंट जैसे अपॉइंट किया, उसकी काबिलियत देख के कि यार ये भी नक्शे बहुत अच्छे बनाता है, आर्किटेक्ट, इसको पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, इसलिए मैंने अपने एजेंट के तौर पे उसको काम करने के लिए अपॉइंट किया। अरे भाई तेरे में कुछ देख के किया है, फर्दर मत कर इसको। ठीक है। सो एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी एज एजेंट टू अदर पर्सन। सर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एजेंट सब एजेंट अपॉइंटमेंट में अलग बात सुनने को मिलती है। आइए वो एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शन पढ़ भाई। Exception to this rule, wherein certain exceptions where an agent can appoint a sub-agent are where ordinary customs of trade permits employment of sub-agent. सर कोई धंधे के कस्टमरी प्रैक्टिस ऐसा है कि प्रिंसिपल ने किसी को एजेंट अपॉइंट किया, वो फर्दर सब एजेंट अपॉइंट करने उस काम के लिए, तो सही है। होता होगा, मान लो साउथ में कपड़े का बिजनेस इसी तरीके से कि मैंने एजेंट अपॉइंट किया, आप वो भी फर्दर कर सकता है, ये उस धंधे की कस्टमरी प्रैक्टिस है, तो फिर वो सब एजेंट जो अपॉइंट हुआ है वो सही होगा। वेयर ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड परमिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ सब एजेंट। सेकेंड, Where the agent has express authority to appoint sub-agent. सर प्रिंसिपल ने एजेंट को बिल्कुल अथॉरिटी दी है कि तू सब एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, यू कैन अपॉइंट सब एजेंट, तो फिर वहां पर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, Where it is necessary due to unforeseen emergencies. सर कई बार पता नहीं होता, ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं, तो वहां पर एजेंट ने यदि सब एजेंट अपॉइंट किए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो करना बनता भी है। वेयर इट इज नेसेसरी ड्यू टू अनफोर्सीन इमरजेंसी। मान लो एजेंट को अपॉइंट किया था, एजेंट के घर में डेथ हो गई, तो कैसे जाएगा वो काम करने, तो अब इमरजेंसी, अनफोर्सीन इमरजेंसी के केस में सब एजेंट अपॉइंट किया। नोट पढ़ गई। Note, however, an agent can employ a person to do the jobs, but the employees are not sub-agents of the agent. ठीक है। However, an agent can employ persons to do the jobs, वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट द एम्प्लॉइज आर नॉट सब एजेंट्स ऑफ द एजेंट्स। देखो एजेंट जो है ना, लास्ट लाइन क्या लिखी है, हाउएवर एन एजेंट का एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉय पर्संस टू डू द जॉब। ठीक है, ये अपने एम्प्लॉइज से करा सकता है, एम्प्लॉय का मतलब यही कर रहा है यार, अपने एम्प्लॉइज से करा रहा है तो। ठीक है, मान लो नक्शा बनाना है तो या घर बनाने का काम प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, अरे यार एजेंट किसी, सबसे पहले तो जो सीमेंट वाले का काम करता है उसको लेके आएगा, एम्प्लॉय करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वुड स्टोन का काम करने वाले को, फिर वुडन वर्क करने वाले को, फिर उसके बाद में मतलब आयरन का वर्क करने वाले को, ऐसे जब तक ये अपने एम्प्लॉयमेंट वालों को लगा रहा है, सर कोई दिक्कत नहीं है, वो सब इसी के लिए तो काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय किसी को उस काम को करने में के लिए अपनी टीम में एम्प्लॉय करना, ये एक अलग बात है, और सब एजेंट जैसे उसको बुला लेना, ये एक अलग बात है। दोनों अलग अलग बातें हैं, ये जायज है, ये नाजायज है। ठीक है। सो हाउएवर एन एजेंट कैन एम्प्लॉय पर्संस टू डू द जॉब, बट द एम्प्लॉइज आर नॉट सब एजेंट्स ऑफ द एजेंट्स। ठीक है, एम्प्लॉइज को कभी भी सब एजेंट नहीं मानना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक। अब एक बार है ना, आप लोग सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लीजिए।